Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the PharmaGens classes. So become a focused learner with us. आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड लेसन जिसका नाम है टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो उसका हम पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। Introduction to human tissues. Our human body is a multicellular organism composed of many cells. Many cells combine together to form a tissue. हमारी एक ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे मल्टी सेलुलर सेल्स से बनी हुई है, इसीलिए हमारी ह्यूमन बॉडी में 200 ट्रिलियन सेल्स है जो एक 200 डिफरेंट टाइप्स के हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं टिश्यूज की डेफिनेशन। जो टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज अ टिश्यू। जो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ऐसी सेल्स का जो ग्रुप है जिसका ओरिजिन सेम है, उसका स्ट्रक्चर भी सेम है और साथ ही साथ उसके फंक्शन भी सेम है। तो बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं, उसका निर्माण होता है एक ऑर्गन से ऑर्गन में, ऑर्गन का कंबाइन होता है एक ऑर्गन सिस्टम में, और जब सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ इंटीग्रेशन में काम करते हैं तो निर्माण होता है एक होल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन टिश्यूज। तो ह्यूमन टिश्यूज के फंडामेंटल 4 क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है इपिथेलियल टिश्यू या फिर इपिथेलियम। उसका सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू और सबसे जो लास्ट है जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। तो पार्ट 1 में हम कवर करने वाले हैं इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम इपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो इपिथेलियल टिश्यू का ये एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर या फिर किसी स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में ही वीडियो देखना है या फिर उसी पॉइंट पे ऊपर जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दिए गए हैं, आप उस पर क्लिक करके उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम epithelial tissue के बारे में। Epithelial tissue is made up of single layer found on inner and outer hollow organs। तो epithelial tissue बहुत सारे जो हमारे इंटरनल hollow organs है, जैसे हमारे स्टमक हो गए, हमारे हार्ट हो गए, हमारे लंग्स हो गए, हमारे इंटेस्टाइन हो गए, इसके इंटरनल कवरिंग करता है या फिर इसके एक्सटर्नल कवरिंग करता है। तो epithelial tissue are so compactly arranged so no or very little intracellular space is seen, it is placed on a basement membrane। जो इपिथेलियल टिश्यूज है उसके बीच में या फिर जो उसके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर है और वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिचुएटेड है। इट इज अवैस्कुलर हैविंग नो ब्लड सप्लाई and obtain nutrient from diffuse out of blood vessels, but it has its own nerve supply। इपिथेलियल टिश्यू का खुद का कोई ब्लड वेसल नहीं है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड वेसल से डिफ्यूज आउट हुए हैं या फिर उससे बाहर हुए हैं वो उससे एब्जॉर्ब कर लेता है, पर उसके साथ ही साथ उसका एक खुद का नर्व सप्लाई है। तो इपिथेलियल टिश्यू के 2 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और सेकेंड है कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। उसके मेजर फंक्शन है, सबसे पहला है डिफ्यूजन, उसके बाद है फिल्ट्रेशन, उसके बाद है सिक्रीशन और सबसे लास्ट का है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जिसका नाम है सिंपल इपिथेलियम। तो सिंपल इपिथेलियम का सबसे पहला सब कैटेगरी है जिसका नाम है स्क्वामस इपिथेलियम। उसको हम पेवमेंट इपिथेलियम या फिर पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो एक एक टाइल की तरह एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में ऐसे उसका निर्माण हुआ है या फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, इसीलिए उसको हम पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो उसका सबसे पहला पॉइंट, these are polygonal in shape, thin and delicate, the nucleus is centrally placed। ये तो ये जो स्क्वामस एपिथेलियम ये तो एक हेक्सागोनल है, पेंटागोनल है या फिर एक ऑक्टागोनल शेप में प्रेजेंट रहता है। इसका न्यूक्लियस एक सेंट्रली प्लेस रहता है, एक बहुत थिन रहता है और एक डेलिकेट भी रहता है, या मतलब वो नाजुक है। उसका लोकेशन है लूमेन ऑफ इंटेस्टाइन और एंडोथेलियम। जो हमारे ब्लड वेसल है उसके इनर लाइनिंग को ये कवर करता है और साथ ही साथ हमारे इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग को भी कवर करता है। उसका पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन और सेकंड है डिफ्यूजन। सेकेंड सब कैटेगरी है जिसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में हम पढ़ते हैं, दिस सेल्स आर क्यूब शेप विथ सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस और उसका लोकेशन है किडनी एंड थायराइड ग्लैंड और उसका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन
एंड सिक्रीशन। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कौन से पॉइंट पर डाउट आ गया है, ताकि मैं पूरी की पूरी कोशिश कर सकूँ कि आपके डाउट सॉल्व हो। उसके बाद हम देखेंगे ये स्क्वामस एपिथेलियम है, ये कंपैरेटिव स्टडी है स्क्वामस एपिथेलियम, और ये एक पेवमेंट है, मतलब ये दीवार है, ईंट से बनाई हुई एक दीवार है। जैसे ईंट के बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, वैसे ही स्क्वामस एपिथेलियम के जो बीच में जो डायग्राम रहती है या फिर जो स्पेसेस रहती है वो बिल्कुल ना के बराबर है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं वो स्पेस है ही नहीं, और जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्लेस है। उसके बाद हम देखते हैं ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसके सेल एक क्यूब शेप है और वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सिचुएटेड है। बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब एक ऐसे डेड सेल का लेयर है जो लिविंग सेल या फिर जो ग्रोइंग सेल है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो जो भी लिविंग सेल है जैसे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गए या फिर स्क्वामस एपिथेलियम हो गए, और आगे हम देखने वाले हैं कॉलमनार एपिथेलियम, वो सभी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिचुएटेड है या फिर स्टेटेड है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब शेप है, कॉलमनार एपिथेलियम उसका न्यूक्लियस ओवल शेप है और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, इसका नाम है कॉलमनार एपिथेलियम। उसका पहला देखते हैं, पहला पॉइंट, दिस सेल्स आर टॉल पिलर लाइक विथ एंटीरियर फ्री एंड हैविंग ब्रश बॉर्डर सो कॉल्ड सीलिया। तो कॉलमनार एपिथेलियम उसके नाम में ही लिखा है कि वो कॉलम की जैसा है, वो एक टॉल है, पिलर के जैसा है, उसका जो ऊपरी एंड है या फिर उसका एंटीरियर जो एंड है वो फ्री है, और उसके ऊपर एक ब्रश बॉर्डर है बाल के जैसा, उसको हम सीलिया बोलते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, न्यूक्लियस इज ओवल और स्पेरिकल शेप प्लेस्ड नियर बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसका जो न्यूक्लियस है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास है और उसका शेप एक तो ओवल है या फिर उसका स्पेरिकल शेप। उसका लोकेशन हम देखते हैं, उसका प्राइमरी लोकेशन है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में, मतलब हमारे एक तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है या फिर वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। और उसका फंक्शन है सबसे पहला, वो एक मूवमेंट मीडिएटर है ऑफ ओवरीज एंड टू ट्रैप द बैक्टीरिया। उसके मेजर क्लासिफिकेशन है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम एंड नॉन सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम present upon cilia it can be classified। उसके बाद जो मेजर फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज है, उसका सबसे पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी बाय कवरिंग द बॉडी। हमारी जो ऊपर स्किन है वो भी एक एपिथेलियल टिश्यू है, वो हमारी प्रोटेक्शन करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजुरी से भी। उसके साथ साथ वो स्वेट को भी सिक्रेट करता है, जो एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी मेंटेन करता है या फिर दर्शाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इट हैज कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड सेल्फ रिपेयरिंग। जब कभी हमें खरोच लगती है या फिर हमारी स्किन कट जाती है तो एपिथेलियल टिश्यू में ये कैपेबिलिटी रहती है कि वो रिटेन कर सके अपने पुराने शेप और साइज को, या फिर मतलब उसको हम बोल सकते हैं सेल्फ रिन्यूअल एंड सेल्फ रिपेयरिंग। उसके बाद हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू का पहला पॉइंट हम देखते हैं, इट बाइंड्स सपोर्ट एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बॉडी टिश्यू। ये हमारे बॉडी को बाइंड करता है, एक सपोर्ट करता है और एक स्ट्रेंथ मतलब मजबूती देता है, वो हमारे बॉडी के इंटरनली प्रेजेंट रहता है। और उसके साथ ही साथ जैसे एपिथेलियल टिश्यू के बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं थी वो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहती है, और वो स्पेस इंट्रासेलुलर फ्लूइड या फिर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स से भरी हुई है। उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू इज द रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब इसके अंदर इसका खुद का ब्लड वेसल प्रेजेंट है। और कनेक्टिव टिश्यू के हम कैटेगरीज देखते हैं या फिर उसके क्लासिफिकेशन देखते हैं आने वाले स्लाइड में। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकेंड क्लासिफिकेशन है स्केलेटल टिश्यू, और थर्ड क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में सबसे पहला उसका सब टाइप है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोल मतलब स्मॉल स्पेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फाउंड बिलो द स्किन, मैक्सिममली मेड अप ऑफ जिलेटिन। जो हमारे ऊपर की जो स्किन है वो मेजरली
इपिथेलियल टिश्यू से बनी है। इपिथेलियल टिश्यू के जो नीचे है या फिर उसके अंडर में जो टिश्यू है उसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, वो जिलेटिन से बनी हुई है। उसके बाद हम उसका नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं या फिर नेक्स्ट सब टाइप देखते हैं। व्हाइट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ कोलेजन, इट इज अ प्रोटीन। तो व्हाइट फाइबर्स जिसको हम कोलेजन फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है, वो एक सिंगल ब्रांच फाइबर है, व्हाइट कलर में प्रेजेंट रहता है, माइक्रोस्कोप के अंदर वो व्हाइट दिखता है और वो एक प्रोटीन से बना हुआ है, कोलेजन नाम के प्रोटीन से। वो हमारे बॉडी को एक टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड सब टाइप जिसका नाम है येलो फाइबर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिक फाइबर्स। और ये एक प्रोटीन इलास्टिन नाम के प्रोटीन से बना हुआ है और ये हमारे बॉडी को इलास्टिसिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम देखते हैं फाइब्रोब्लास्ट आर यूज फॉर सिक्रीशन ऑफ बोथ द फाइबर्स। फाइब्रोब्लास्ट एक इमैच्योर सेल से, मतलब मैच्योरिटी से एक स्टेप नीचे वाले जो सेल है जिसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट, उनका सिर्फ एक ही काम है, वो येलो फाइबर्स मतलब इलास्टिक फाइबर्स और जो कोलेजन फाइबर्स है उन दोनों को सिक्रेट का काम करता है। मैक्रोफेजिस है, मैक्रोफेजिस उसके नाम में ही वो एक फाइगोस्टैटिक है, मतलब वो दूसरे जो इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आते हैं या फिर एंटर करते हैं उनको खाने का काम, मतलब उनको किलिंग का काम कौन करता है? मैक्रोफेज। और सबसे जो लास्ट का है इसका नाम है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आर यूज्ड फॉर फैट स्टोरेज। जब कभी हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी रहती है तो फैट्स का कन्वर्जन एनर्जी में किया जाता है, उसी फैट को स्टोर करने के लिए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का बहुत बड़ा अहम रोल है। उसके बाद हम देखेंगे ये दो डायग्राम से नेट के ऊपर से आपको मिल जाएंगे। जो फर्स्ट डायग्राम में आपको व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है जिसका वो है कोलेजन टिश्यू, उसके साथ ही साथ जो आपको येलो दिखाई दे रहा है उसका नाम है येलो फाइबर या फिर इलास्टिक फाइबर्स। आप दूसरे डायग्राम में भी देख सकते हो। और जो आपको रेड दिखाई दे रहा है वो है स्केलेटल मसल से। उसके बाद आइसोलेटली हम इसको इंडिविजुअली देखते हैं। कोलेजन फाइबर बंडल्स में रहता है और एक ब्रांच रहता है, सिंगल ब्रांच रहता है और बंडल्स में रहता है। और वैसे ही येलो फाइबर्स अपीयरेंटली येलो दिखाई देते हैं इसलिए उसको हम येलो फाइबर्स भी बोलते हैं। वो भी एक ब्रांच रहता है पर सिंगल रहता है, कोलेजन की तरह मजबूत या फिर ब्रांच में नहीं रहता, वो सिंगल ब्रांच रहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंडन्स एंड लिगामेंट के बारे में। तो इसका हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। टेंडन्स बना हुआ है कोलेजन टिश्यू से, मतलब व्हाइट फाइबर से। लिगामेंट बना हुआ है येलो फाइबर से। तो टेंडन्स टेंडन्स का एक ही काम है, जो स्केलेटल मसल से उसका बोन से जोड़ने का काम टेंडन्स का काम करता है। और स्केलेटल और या फिर लिगामेंट जो हम उसको बोलते हैं, लिगामेंट का भी एक ही काम है, वो हमारे जॉइंट्स के आजू बाजू में प्रोवाइड रहता है। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे जॉइंट को, ताकि जो जॉइंट के ऊपर जो दो बोन्स है उसका डिसलोकेशन या फिर डिसओरिएंटेशन ना हो। और वैसे ही टेंडन्स का काम है प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ जॉइंट। जब कभी जॉइंट हिलते हैं या फिर जॉइंट अपना मूवमेंट काम करते हैं तो उसको सपोर्टिंग में टेंडन्स का बहुत बड़ा अहम रोल है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड थर्ड कैटेगरी जिसका नाम है, सेकेंड कैटेगरी जिसका नाम है स्केलेटल टिश्यू। तो उसके भी दो कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है कार्टिलेज और सेकंड वाला है बोन। तो कार्टिलेज के बारे में हम पढ़ते हैं, इट इज अ मच फर्मर देन अदर कनेक्टिव टिश्यू। बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू के मुकाबले में कार्टिलेज बहुत ही मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि उसकी मजबूती का राज है वो एक बंडल्स में प्रेजेंट है, और जब कभी वो बंडल्स में प्रेजेंट रहता है उसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसका नाम पेरिकॉन्ड्रियम है, और इसका खुद का ब्लड सप्लाई भी है। उसके बाद बोन के बारे में हम देखते हैं। बोन इज अ सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू इन वर्टिब्रेट्स विच प्रोटेक्ट इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन। बोन के बारे में हम बहुत ही डिटेल से जानेंगे ओएसएस सिस्टम में, बट अभी के लिए हम उसको एक क्विक समरी देखते हैं कि बोन एक ऐसे सपोर्टिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो हमारे इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन को सपोर्ट करता है। तो बोन को सपोर्ट करने के साथ साथ बोन की मजबूती कैसे बढ़ती है, बोन के ऊपर या फिर आउटर में एक फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है पेरियोस्टियम। उसके बाद बोन इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम जिसका नाम है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटर, और उसके बाजू में उसका केमिकल फॉर्मूला है C10PO4 ट्वाइस OH ट्वाइस। तो एक जनरल नॉलेज की ही बात है कि बोन इज अ रिच
स्टोर हाउस या फिर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड इट सप्लाइज द कैल्शियम टू द बॉडी व्हेन इट नीडेड। उसके बाद हम देखते हैं टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बोन के बारे में। बोन एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में प्रेजेंट है और उसके बीच बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से भरा हुआ है। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जो उसके सबसे बीच में जो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो ब्लड वेसल्स, लिम्फ और नर्व्स से भरा हुआ है। उसके बाद जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसको हम लैमिने के नाम से भी जाना जाता है और उसके साथ जो बीच बीच में इंटरप्शन है उसको हम लैक्यूना बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसको हम कैनिक्यूली भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सबसे लास्ट कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ते हैं दिस कनेक्टिव टिश्यू इज फ्लूइड इन नेचर सच दैट इट इज लिक्विड। दी ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज ह्यूमन ब्लड। तो हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड, मतलब हमारा खून। तो खून के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे द ब्लड में, पर अभी के लिए उसकी समरी देख लेते हैं। The human blood is a fluid connective tissue which appears red in the color due to hemoglobin. It contains various nutrient gases, particularly blood cells, RBC, WBC and platelet. तो हमारी ह्यूमन ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, साथ ही साथ वो गैस को भी कैरी आउट करता है या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स का भी करता है। और जो ब्लड वेसल से मतलब अपना आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स का, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज करता है। उसके बाद ये डेंस है और इसका पीएच है 7.0, मतलब ये न्यूट्रल है। उसका वॉल्यूम हमारे बॉडी में, मतलब कितने अमाउंट का ब्लड हमारे वॉल्यूम में हमारे बॉडी में है, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स। उसका कलर रेड है ड्यू टू हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। और ये हमारे बॉडी में फुल स्प्रेड है, मतलब हमारे बॉडी के ब्रेन से लेके हमारे पैर तक पूरी जगह पर ब्लड का प्रेजेंस है। और वो किससे ट्रांसपोर्ट होता है? थ्रू ब्लड वेसल से। उसका फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी ऑर्गन्स। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस और सबसे लास्ट है ब्लड क्लॉटिंग एंड एक्सक्रीशन। तो हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, हमारे आंखों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, वो हम ब्लड के द्वारा करते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो हमारे हर एक ऑर्गन को या फिर हर एक पार्ट को पहुंचने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। और एक्सक्रीशन जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होता है या फिर जो निकालते हैं वो भी कैरी आउट करने का काम कौन करता है? ब्लड। और जो ब्लड क्लॉटिंग जो आने वाले समय में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद क्विक रिवीजन देखते हैं हम। क्विक रिवीजन का आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में कभी भी इसका रिवीजन करना पड़े। तो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन हम देखते हैं फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड डिफ्यूजन। स्क्वामस एपिथेलियम का हम देखते हैं फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, उसका फंक्शन ही देखेंगे। क्यूबॉइड शेप का एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। कॉलुमिनर एपिथेलियम का मेजर फंक्शन है मूवमेंट मीडिएटर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का सपोर्ट्स दी सिस्टम, बाइंड मसल टू बोन्स। कोलेजन फाइबर्स का देखते हैं प्रोवाइड स्ट्रेंथ। और इलास्टिक फाइबर्स का जो मेजर फंक्शन है वो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना हमारे बॉडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ब्लॉग पे भी जाना है तो आप गूगल पे फार्मा माइलस्टोन ब्लॉग सर्च कर सकते हैं। उस पर मैंने फार्मास्यूटिक्स के ऊपर बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए ब्लॉग्स बनाए हुए हैं।